हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि पिछले दिनों में न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रूप में आए हैं और इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनकर आ सकते हैं हम वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि पता है आपको, एग्ज़ाम में ना कभी भी आपसे न्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे, हमेशा ही उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे कि जीएस के बन गए है ना, या फिर उनसे रिलेटेड जो आपका स्टैटिक पार्ट है सिलेबस का, तो वहीं से क्वेश्चंस हमेशा ही जो एग्जामिनर है वो एग्ज़ाम में देता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएँ, करंट के टॉपिक से लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपको दो फ़ायदे होते हैं, एक तो आपका जीएस का पार्ट जो है एमसीक्यूज़ के रूप में कवर हो जाता है, प्लस आपको जो करंट अफेयर जो चल रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपके हो जाते हैं। कि मानो कि कभी आपका न्यूज़पेपर छूट गया है ना, कभी आप नहीं सुन पाए हिंदू एनालिसिस या फिर कुछ और नहीं सुन पाए, तो वो आपकी खबर यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो हमारा जो सेशन है ये बहुत इंटरेक्टिव रहने वाला है, इसको पूरा ज़रूर सुने और फिर देखना कि आपको ये एमसीक्यूज़ कितने अच्छे लगेंगे और आप इन्हें डेली सुनोगे और आप अपनी इसको एक डेली लाइफ का हिस्सा बना लोगे और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़पेपर में से या ऐसी खबरों में से ही बनाए गए हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पर्पल ब्लैक इंडेलिबल इंक यूज्ड इन इलेक्शन कंटेन विच केमिकल। देखो यहाँ पर वो वाली जो इंक होती है ना, जब हम वोट डालने जाते हैं, आपको पता होगा, तो हमारी जो हमारी पहली उंगली होती है ना, उस पर एक काले रंग की स्याही लगा दी जाती है। बैंगनी काली स्याही की बात हो रही है यहाँ पर। अमिट स्याही, अमिट का मतलब है जो कि 2-3 दिन तक नहीं मिटती है ना, और चुनावों में प्रयोग में लाई जाती है। तो उसका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, सॉरी केमिकल सूत्र पूछा गया है। तो क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो पहले आप खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर इसका जो है एक्सप्लेनेशन वो सुनना। तो इसका सही आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपको पता होगा कि उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन क्यों बना है हमारा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, है ना, चल रहे हैं ना, और कई स्टेट्स में ये इलेक्शन चल रहे हैं और हम जैसे बच्चे वोट डालकर आ रहे हैं। तो हम भारतीय जो नागरिक हैं वो सभी के सभी वोट डालने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपनी जो फिंगर है, हमें उसको देख के लगता है कि काले रंग की हमारे ऊपर स्याही लगा दी है ना। तो आपके मन में भी क्वेश्चन आता होगा कि इसमें केमिकल फार्मूला इसका क्या है, तो वो तो हमने डिस्कस कर लिया क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम से आते हैं, छोटी छोटी बातें जो हमारे आसपास होती रहती हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या है, ये ना रियलिटी में कलरलेस कंपाउंड होता है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे ही ये जो हमारी फिंगर पे जो स्याही लगती है वो एयर की कांटेक्ट में आती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के कांटेक्ट में आती है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती है, ये अपना कलर अटेन कर लेती है हमारी जो उंगली पर होती है। ठीक है, और फिर वो 2 या 3 दिन तक या 4 दिन तक भी कह लो, ये नहीं छूटती है। ठीक है, ये कब छूटती है कि जब हमारा जो स्किन जो होती है ना, उसकी जो लेयर्स हैं, जो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं, त्वचा के जो सेल कोशिकाएं हैं, जब वो हटती हैं, चाहे आप इसे कितना भी साबुन, लिक्विड क्लिनजिंग एजेंट, डिटर्जेंट उससे आप धो लो, तो उसके बाद भी ये नहीं हटेगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेस के कांटेक्ट में आने से, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनके साथ कांटेक्ट में आने से ये क्या हो जाती है, ये ऐसी मजबूत हो जाती है कि ये जो है ये बहुत पक्की हो जाती है। और ये क्यों लगाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिससे कि फेक वोटिंग ना हो सके, मैल प्रैक्टिस को रोका जा सके। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बार जब ये पहली बार मैन्युफैक्चर्ड हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने ही इसकी रिक्वेस्ट करी थी। और किससे करी थी रिक्वेस्ट करी थी? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने सबसे पहली बार ये इंडेलिबल इंक बनाई थी। लेकिन अब जो इंक बनाई जा रही है वो कौन बना रहा है? तो वो बना रहा है हमारा मैसूर पेंट्स नाम से। कौन है? मैसूर पेंट्स
एंड वार्निश लिमिटेड, ठीक है, वार्निश लिमिटेड बना रहा है। अब देखो, अब एक और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारी इंडिया में यूज़ होती है, लेकिन आपको पता है कि मोर देन 25 कंट्रीज़, 25 से ज़्यादा देशों को हमारा जो भारत है इंडिया, वो इसे एक्सपोर्ट कर रहा है। अब बहुत बड़े बड़े देश हैं, वो कौन कौन से, जैसे कि कनाडा हो गया, ठीक है, कनाडा है, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, ठीक है, नेपाल, साउथ अफ्रीका, मालदीव। तो ऐसे देशों को हमारे देश की ये वाली इंक एक्सपोर्ट करी जाती है। तो अब बताओ ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है या नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर बहुत सारे इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस यहाँ कर लिए हैं। इसका फॉर्मूला हमने देख लिया है। किसकी रिक्वेस्ट पर बनाया था? इलेक्शन कमीशन की रिक्वेस्ट पर बनाया था। पहले CSIRs को बनाता था, लेकिन अभी कौन बना रहा है? मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड है। अल्ट्रा वायलेट रेज की उसमें आने से क्या हो जाती है, ये पक्की हो जाती है, अपना कलर ले लेती है, 3-4 दिन तक नहीं हटती है, ठीक है। और हमारा जो इंडिया है वो मोर देन 25 कंट्रीज़ को इसको क्या कर रहा है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले देखिए हमारा जो चैनल है यहाँ पर जैसे GS के अभी मैं जो 8 क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, ये इसकी पूरी सीरीज़ चलती है। ऐसे ही पॉलिटी के 10 क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन करवाते हैं, और ये इस तरह से करवाते हैं कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं ना, है ना, जो आपके फंडामेंटल्स हैं वो अच्छे से बन सकें, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से डील कर पाएँ। इसका आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, सिलेबस को समझने की, क्वेश्चंस को समझने की, बेसिक्स है हर चीज़ का। रटने से कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम यहाँ रटवाते नहीं हैं, हम यहाँ बेसिक्स को लेकर चलते हैं, समझने पर ज़्यादा जोर है। ऐसे ही हमारी NCERT की सीरीज़ है, एक है MCQs की और एक है डिटेल्ड एनालिसिस की। डिटेल्ड एनालिसिस में हम चैप्टर वाइज पूरा फुल चैप्टर पढ़ाते हैं विद नोट्स, क्लास नोट्स दिए जाते हैं कि आपको क्लास नोट्स नहीं बनाने पड़े। वहीं पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और उन्हीं जो चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं उनके MCQs भी अलग वीडियोज़ में हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो क्लास 6 ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 ज्योग्राफी हमारी चल रही है। ये हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी का पहला टारगेट है, उसके बाद हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे। अब देखिए अगला है हमारा ट्रिक 5 MCQs का। यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स करवाते हैं, 5 MCQs उसमें डिस्कस करते हैं, और ये वही MCQs है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। इनमें भी हमने वैसे ही आपको पढ़ाया है जो हमने एक अलग तरीके से, जैसे हमने पढ़ा, समझ कर पढ़ा, या फिर किस ट्रिक से पढ़ लिया है ना, बहुत आसान तरीके से सोच कर, जैसे हम निमोनिक्स वगैरह बना लेते हैं, तो वो वही तरीका हमने यहाँ पे अपनाया है। और दूसरा है हमारा करंट अफेयर मंथली का। यहाँ पर हम लोग पूरे मंथ जब हो जाता है उसके बाद जैसे मैगज़ीन आती है ना, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ उसमें होते हैं, तो वही हम आपको करवाते हैं, 1 लाइनर में करवाते हैं। और इन सब की प्लेलिस्ट आपको हमने दे रखी है, मार्च की आ चुकी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगला है हमारा मेंस टॉपिक्स में जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग जब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट है हमारी आप चैनल में जब आप जाएंगे तो कम्युनिटी पर आपको रेगुलरली यहाँ पर क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। और ऐसे ही हमारी शॉर्ट वीडियोज़ भी आती हैं कि एक एक कंसेप्ट को लेकर हम उन्हें समझाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो सामान है, देखिए पहली बार तो ये है कि सारा सामान फ्री है, इसमें से किसी के भी कोई चार्जेस नहीं है। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। तो यहाँ किसी को भी कहीं भी कोई और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी हमारे यहाँ से करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। H5N1 वायरस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ये ट्यूबरकुलोसिस से है, चिकन पॉक्स से है, एवियन इन्फ्लुएंजा से है, या फिर स्वाइन फ्लू से है? तो पहले खुद से अटैम्प्ट करना है, ठीक है, उसके बाद आंसर देखिए। तो इसका आंसर है एवियन इन्फ्लुएंजा। अब देखो ये भी न्यूज़ में था, ये जो खबर है ये न्यूज़ से हमने लिए है, उससे आपका MCQ यहाँ पर बनाया है। अब न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि एलापुज़ा जो कि केरला में है ना,
वहाँ पर एवियन फ्लू फैला है, बर्ड फ्लू फैला है। एवियन फ्लू को क्या बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा को क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है बर्ड फ्लू। तो वहाँ पर फैला है, तो वहाँ पर कई सारे जो पक्षी हैं, बर्ड हैं, है ना, वो उनकी जान उनको गंवानी पड़ी है। अब देखो इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि इसका जो नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, जो H5N1 वायरस से होता है, इसका दूसरा नाम है, इसको हम बर्ड फ्लू भी कहते हैं। और ये किससे होता है, ये होता है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से होता है। किससे होता है, टाइप ए वायरस से होता है। अब ये जो है, क्योंकि ये बर्ड में हो रहा है, तो बर्ड से ये मैमल्स में फैल जाता है, ठीक है, मैमल्स में भी फैल सकता है। अब देखिए मैमल्स में फैलेगा तो इसमें जो है कई सारे और जानवर जो हैं उनको भी इसका खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये मैमल्स में भी फैल सकता है, और फैलता है तो कैसे फैलता है, रेयरली फैलता है वैसे, लेकिन फैल सकता है। अब देखो 2019 में अगर देखें, 2019 में इंडिया को क्या करा था, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 से फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था, फ्री, ठीक है। H5N1 इन्फ्लुएंजा था, उससे फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। किसने करा था डिक्लेयर करा था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने। ये याद रखना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है, इसने डिक्लेयर करा था कि इंडिया जो है वो H5N1 इन्फ्लुएंजा से फ्री है, ठीक है। लेकिन 2020-21 में जब 2020 और 21 आया तो फिर से इसके केसेस जो हैं वो आने लग गए। तो अब ये फ्री का जो वो था ना तमका, वो नहीं रहा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। 2020-21 में फिर से इसके केसेस आने लग गए। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया जो है वो इससे फ्री है, मतलब भारत जो है H5N1 इन्फ्लुएंजा के प्रकोप से मुक्त नहीं है। अब यही वाली बात है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है, बिगेस्ट सोलर पार्क ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन से राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा यहाँ पे सौर पार्क की बात करी गई है, यानी सोलर पार्क की बात करी गई है। तो ये गुजरात में है, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो इसका जो आंसर है वो है राजस्थान, ठीक है। कहाँ पर है, राजस्थान में है, और इसका नाम है भडला। ये याद रखना है आपको, क्या है, भडला, ये इसकी स्पेलिंग है, ये भडला सोलर पार्क। ये लार्जेस्ट सोलर पार्क है हमारे यहाँ का, इंडिया का। और कहाँ पर है ये, राजस्थान में है, जोधपुर में पड़ता है, भडला पटोली जोधपुर में, ठीक है। चलो अभी देखो, अब ये जो है अगर मैं इसको मैप में भी दिखाऊं आपको तो आपको पता होगा कि इंडिया का जो मैप है इस तरह से है ना, ये ऐसे, ये मैंने रफली बनाया है ऐसी, ठीक है। तो राजस्थान इधर की तरफ आता है, और हमारे देश में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि कर्क रेखा है, वो यहाँ से निकलती है। तो राजस्थान में ये से टच भी होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और राजस्थान में क्या है, राजस्थान बहुत ही गर्म है, जहाँ पर कि बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान है, हमारे देश का थार डेजर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो सोलर रेज हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पड़ती हैं। तो यहाँ पर जो है ये पार्क है। तो इस तरह से आप इस पार्क को याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर राजस्थान में ही मैं और ज़्यादा आपको बताऊं कि और कौन कौन से सोलर पार्क हैं, तो वो हैं नोक सोलर पार्क, फतेहपुर सोलर पार्क, ठीक है, ये सब है यहाँ पर। चलिए इससे एक पॉइंट हम बना सकते हैं कि 2070 में जो इंडिया को नेट ज़ीरो का एमिशन जो करना था ना, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल का एमिशन हमें कम करना था, तो हम वो भी इससे भविष्य में जाकर हासिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्थानों को जोड़ेगी, अहमदाबाद और मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कोलकाता, या जयपुर और मेरठ को। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ेगी। तो अभी देखो ये जो खबर है ये भी न्यूज़ में ही थी। क्यों थी न्यूज़ में खबर, क्योंकि जो हमारे पीएम मोदी हैं, इन्होंने अपने लोकसभा के जो पोल्स अभी जो हो रहे हैं उनके अपने मैनिफेस्टो में इसके बारे में बात करी थी कि हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन है, आपको पता है इंडिया की ही बुलेट ट्रेन है,
ठीक है ना, तो वो पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद और भी बुलेट ट्रेन्स, 3 और बुलेट ट्रेन्स इंडिया में लाई जाएंगी। और ये जो है हमारे देश की मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन है। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बुलेट ट्रेन, ठीक है। और 2017 में, ये 2017 की बात है कि जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के जो शिंजो आबे थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कौन थे, जापान के शिंजो आबे, तो इन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसकी जो स्पीड के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो है 250 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आधारशिला रखी वो किसने रखी, जापान के शिंजो आबे और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी, ठीक है। अब इसकी ये जो कनेक्टिविटी किस किस को कनेक्ट करेगा, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर अहमदाबाद पड़ता है, तो अहमदाबाद से यहाँ से नीचे जाएंगे तो इधर की तरफ हमारा पड़ेगा मुंबई, ठीक है। तो अहमदाबाद टू मुंबई है, ये हमें याद रखना है। अब देखो इसकी जो डिज़ाइन है, ये जो हमारी ट्रेन बन रही है, इसकी जो डिज़ाइन है ये कहाँ प्रिपेयर करी जा रही है, ये प्रिपेयर करी जा रही है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। किसमें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि चेन्नई में है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। और ये वंदे भारत जैसा प्लेटफॉर्म है ना, उसी के आधारशिला पर ही बनाई जा रही है। अब यहाँ पर वंदे भारत की भी आपसे स्पीड पूछी जा सकती है। तो वंदे भारत की जो स्पीड आएगी वो आएगी 220 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो हमारी ये जो ट्रेन बन रही है बुलेट ट्रेन, इसकी है 250 किलोमीटर पर आवर। और इसकी स्पीड उतनी ही है जितनी की जो फ्रांस में है या जो जापान की जो बुलेट ट्रेन है ना, उसके ही आसपास, उसके ही बराबर की इसकी स्पीड है, ठीक है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आप इनको साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइए। चलो अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किशन गंगा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कृष्ण गंगा नदी किस निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी है। देखो ये कृष्ण नहीं है, ये है किशन, यहाँ पे आएगा किशन गंगा, इसकी मैंने काट दिया है, किशन गंगा है। तो रवि की है, सतलुज की, चेनाब की या झेलम की। तो इसका सही आंसर है झेलम, ठीक है, ये है झेलम है इसका सही आंसर। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, अभी क्या हुआ था कुछ दिनों पहले कि 6 लोग थे, उनकी जो बोट थी ना वो झेलम नदी में पलट गई थी, ठीक है। कहाँ पर, झेलम नदी में उनकी बोट पलट गई थी। तो इसीलिए क्वेश्चन हमारा बन जाता है ये वाला जो हमने लिया है यहाँ पर कि किशन गंगा नदी जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो पहले तो हम झेलम नदी के बारे में जान लेते हैं। झेलम नदी जो है वो खुद इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहला तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, इंडस मतलब होता है सिंधु की, सिंधु रिवर की है ये, ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम रिवर खुद। प्लस दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये जो है ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहती है, ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, यानी उनकी सीमा भी थोड़ी सी ये बनाती है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया हमारा सीमा का बॉर्डर वाला कि बॉर्डर बनाती है। दूसरा है, अब हम देख लेते हैं इसका उद्गम यानी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन होता है वेरीनाग, और वेरीनाग जो है वो क्या है, जो पीर पंजल की रेंजेस हैं, किसकी, पीर पंजल जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये वहाँ से इसका उद्गम होता है वेरीनाग से, ठीक। अच्छा, अब ये जो झेलम नदी है ये चेनाब रिवर को ज्वाइन करती है। देखो अगर हम ऐसे इंडिया को यहाँ पे बनाएंगे ना, यहाँ पे इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये आएगी ये, और यहाँ ऊपर से आती है इंडस हमारी, ठीक। तो पहले तो ये जाके इंडस में मिल जाती है, और यहाँ से हमारी आती है कौन सी, ये आती है चेनाब, ये वाली है चेनाब, और ये है झेलम, ये याद रखना आपको, झेलम। और ये है हमारी इंडस यानी कि सिंधु नदी, ठीक है। फिर ये एंड में जाकर सब इंडस में ही जाकर मिलती हैं ये। तो ये आपको याद रखना है ये वाला डायग्राम कि यहाँ पर कश्मीर वाले पार्ट की बात हो रही है जहाँ से पाकिस्तान हमारे यहाँ पर टच है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है झेलम की
किसकी, क्योंकि हम झेलम नदी पढ़ रहे हैं, तो झेलम नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वो है किशन गंगा। ठीक है, और किशन गंगा को हम नीलम नदी भी कहते हैं, ये हमें नहीं भूलना है। क्या बोलते हैं, नीलम रिवर कहते हैं, नीलम नदी कहते हैं। ठीक है, फिर ये बाद में जाके पंजाब प्रोविंस में जाके घुस जाती है पाकिस्तान के। चलो, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीरानाम लेक। वीरानाम लेक सर्व एज अ क्रूशियल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स फॉर। वीरानम झील कौन से शहर में एक महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत के रूप में कार्य करती है। ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये न्यूज़ में क्यों था, ये देखो, ये जो वीरानाम झील है ये चेन्नई में है। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो झील है ना ये सूख गई है अभी, और ये चेन्नई में जो था ये मेजर सोर्स ऑफ वाटर थी, कि वहाँ पर बहुत सारा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाती थी। तो अभी ये नदी सूख गई है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर कि ये है, ये चेन्नई में है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये चोला पीरियड के टाइम पर बनाई गई थी। ठीक है, कब बनाई गई थी, तो चोला पीरियड था वहाँ उस टाइम पे बनाई गई थी। किसने बनाई थी, राजा आदित्य ने बनाई थी। राजा आदित्य ने अपने पापा जो उनके थे, उनके जो फादर थे उनका नाम था परंटक। परंटक ये उनके नाम पर बनाई गई थी। उनको टाइटल मिला था वीरा नारायणन। क्या मिला था, वीरा नारायणन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप सी इस वाटर बॉडी बॉर्डरिंग। लक्षद्वीप समुद्र एक जल निकाय है, वह कौन कौन से देश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो वो इंडिया मालदीव, यहाँ कॉमा आएगा, इंडिया मालदीव श्रीलंका, या इंडिया श्रीलंका इंडोनेशिया, या इंडिया पाकिस्तान ईरान, या इंडिया म्यांमार थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है इंडिया मालदीव श्रीलंका। अब देखो, इसको तो हम ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ से कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, और नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पर मालदीव है ना। मालदीव एक हमारा पड़ोसी राज्य है यहाँ पर, और ये है श्रीलंका। यहाँ पर ये श्रीलंका है, और यहाँ पर है हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है। अब यहाँ पर क्योंकि लक्षद्वीप हमारा आइलैंड यहाँ पर पड़ता है ना, लक्षद्वीप, तो इधर की तरफ जो सी है, जो समुद्र है, ये उसके बारे में बात करी गई है कि ये किस किस से अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो सीधी सी बात है, इंडिया से कर रहा है, ठीक, श्रीलंका से कर रहा है, और मालदीव से कर रहा है। तो यही इसका आंसर आएगा, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ये डेब्ट सिक्योरिटी है, ये इशू करा जाता है टू रेज द कैपिटल टू सपोर्ट। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक ऋणात्मक सुरक्षा है, यह किन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए, पूंजी जुटाने के लिए जारी किया जाता है। तो अभी देखो, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट, या डिफेंस से मतलब रक्षा संबंधी परियोजनाएं हैं, या वुमेन मतलब महिलाओं से संबंधित परियोजनाएं हैं। इसका एक ऑप्शन यहाँ है, या फिर पॉवर्टी रिलेटेड है कि गरीबी से संबंधित है ये। तो ये किससे संबंधित है ये, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हमारा क्लाइमेट से संबंधित है ये। ठीक है, जलवायु संबंधित है ये। तो अब देखो यहाँ पर इसको जो है ना, वो हमारा जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है, मंजूरी दे दी है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, कि अब हमारे इसमें ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो ग्रीन जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अब इनसे जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है ना, इनसे जो पैसा जुटाया जाएगा वो हमारे देश के जो ग्रीन प्रोजेक्ट होंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट कौन से होंगे, जो कि क्लाइमेट से लड़ेंगे। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को भी बेहतर बनाएंगे। मतलब शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में, अचीव करने में जो हेल्प करेंगे, है ना, तो वो वाले सारे प्रोजेक्ट किसके अंदर आएंगे, वो ग्रीन प्रोजेक्ट, इसमें से फंड जो है वो इन वाले प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है कि ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड जो है किससे रिलेटेड है, और वैसे भी यहाँ पर ग्रीन वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ग्रीन वर्ड से हम समझ सकते हैं कि क्लाइमेट की बात हो रही है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन थे।
तो आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।